नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ आपके राज्य में चल रहा है, आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ बड़ा कर रहे हैं, आज कौन से बड़े प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही ये प्रोग्राम कैसे आपके हितों से जुड़ता है। इतना ही नहीं, कौन सी बड़ी बातें हैं जो आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए कर रहे हैं, ये सब हम अपने शो में आपको बताते हैं। और साथ ही लगातार जिस तरीके से इस शो के माध्यम से आपको बताने की सिर्फ एक ही कोशिश हमारी होती है कि आपके ज़िले की पूरी जानकारी, आपके मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी हम आपको दे सके। और इसीलिए इस शो को हम खास बनाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर। तो आज शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। गुजरात की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। उनको ये सजा आपराधिक मानहानि के एक मामले में सुनाई गई। हालांकि राहुल गांधी को तुरंत जमानत भी मिल गई, लेकिन राहुल गांधी को सुनाई गई इस सजा के खिलाफ कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को सत्य और अहिंसा का सिपाही बताया। कहा कि राहुल गांधी ने सरकारी तंत्र के दबाव के आगे झुकने वाले नहीं, कांग्रेस पार्टी फॉसिस्ट ताकतों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगी। कांग्रेस गहलोत ने आगे कहा, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज न्यायपालिका पर दबाव है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी है, ऐसी राजनीतिक टिप्पणी चलती रहती है। ऐसी टिप्पणियां पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने पता नहीं कितनी बार दी होगी, लेकिन पहले इस तरह से मामला दर्ज नहीं होता था और ना ही सुनवाई होती थी। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते थे। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेके, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग। आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन में दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो जब ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते ही होता है। वही माहौल बन गया, अब वही माहौल बन गया है। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 साल से देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, आडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं वही क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते हैं। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरनेम में जो लोग हैं उनको लगता है भाई प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका समझ हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी, अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे हमें विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें ये कामयाब नहीं हो गए। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा वो। लंबी यात्रा निकाली उन्होंने, पूरे देश को उद्वेलित कर दिया कि महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा और अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है। चारों मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस पर तो ध्यान जाता नहीं है मोदी जी का, अमित शाह जी का और एनडीए गवर्नमेंट का। और ध्यान जाता है इनका बदला लेने का। दिल्ली पुलिस को उनके घर भेज दिया। मुझे तो हंसी आती है, 50 साल मुझे राजनीति करते हुए हो गया। अगर कोई नेता जाके किसी राज्य में दौरे करे
और उस राज्य के हालात के बारे में जो उसको फीडबैक मिला है उसको वो जनता से शेयर करे मीडिया के माध्यम से। उसको लेके आपने केस भी दर्ज कर दिया और पूछताछ शुरू कर दी और उनके घर चले गए, नोटिस दे रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये केस मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में एक पहला केस होगा जो दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से रजिस्टर्ड करके राहुल गांधी के घर पे पहुंच गए। इसकी तो पूरे देश गौर निंदा कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रही है। अभी बहुत घमंड में अहम में चल रहे हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी। इनकी पार्टी में भी ये बहस शुरू हो गई है कि ये क्यों मजाक उड़वा रहे हैं पार्टी की। बोलते नहीं है मोदी जी के सामने जाने की किसी हिम्मत भी नहीं है। हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट राजस्थान के हैं। ERCP जैसे मुद्दे को लेके वो जाके मोदी जी को कहने हिम्मत नहीं कर सकते हैं। मंत्री यहाँ का है शेखावत, अगर उनकी ये हैसियत नहीं रही है कि जाके सच्चाई बता सके राजस्थान के बारे में, तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनकी पार्टी में हालात बहुत इनकी पार्टी में भी अब समझ लीजिए एक तानाशाही रवैया हो गया, कोई बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हालात बड़े गंभीर है। तो वहीं दूसरी तरफ इसी मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मीडिया को भी दबाने की कोशिश हो रही है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और राजनीतिक दल के लोगों पर किसी स्तर पर जाकर वो कार्यवाही कर रहे हैं। यह गलत है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी करने के मामले में गुजरात की सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दिया और राहुल गांधी को 2 साल की सजा भी सुनाई, लेकिन कुछ समय के बाद जमानत भी उन्हें दे दी गई। आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, आपके लोगों के यहाँ सेंट्रल एजेंसी भेज देंगे। तो इस प्रकार से मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, हमारे जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, उसको प्रभावित करने की कोशिश, और बचत तो और फिर राजनीतिक दल के लोग हैं उसके तो किसी स्तर पर जाके वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये स्थिति यहाँ दिखाई दे रहा है। और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स लगाने पर FIR और 6 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ पोस्टर लगाए थे, लेकिन पोस्टर लगाने पर तो अंग्रेजों ने भी किसी के खिलाफ केस दर्ज नहीं किया। लेकिन आज देश में महिला के साथ गलत हो जाए तो FIR दर्ज करने में भी काफी समय लगता है, पर एक पोस्टर के लिए 24 घंटे में 138 FIR हो गई। आखिर देश में चल क्या रहा है? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, इन सब लोगों ने अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ खूब पोस्टर चिपकाए थे, खूब पोस्टर चिपकाए थे। आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने भी पोस्टर चिपकाने के जुर्म में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया था। आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों ने किसी को पोस्टर चिपकाने के जुर्म में FIR नहीं की थी। भगत सिंह ने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा भारत बनेगा आज से 100 साल के बाद, कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 FIR हो जाएंगी। 138 FIR। इस देश के अंदर किसी महिला के साथ कुछ गलत काम हो जाए तो FIR दर्ज कराना नानी याद आ जाती है। इस देश के अंदर चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई छीना झपटी हो जाए, मारपीट हो जाए, मर्डर हो जाए तो FIR नहीं होती। 24 घंटे के अंदर पोस्टर चिपकाने के जुर्म में 138 FIR। छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया कहते हैं। एक कोई प्रिंटर है और 6 लोग हैं जो बेचारे गरीब आदमी दीवारों पे पोस्टर चिपका रहे थे उनको। यार ये चल क्या रहा है? प्रधानमंत्री जी की तबीयत ठीक है? और इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहादत दिवस पर दिल्ली विधानसभा परिसर में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही वीर क्रांतिकारियों की अमर शहादत को याद किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हमें अपने इन अमर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है, भारत को समृद्ध शक्तिशाली देश बनाना है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उनके पोस्टर लगाने को लेकर के कहा कि देश में जनतंत्र है और उनको ये अधिकार है, इसको मेरे खिलाफ पोस्टर लगाने हैं वो लगाएं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि पोस्टर छापने वाले प्रिंटर को क्यों परेशान किया गया। आज 23 मार्च है, शहादत दिवस है। आज के दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। आप सोच सकते हो कि फांसी पे चढ़ना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन उनके दिल में जो सपना था भारत को लेके कि एक दिन भारत आज़ाद होगा और भारत ऐसा होगा, भारत ऐसा होगा, भारत में सबको अच्छी शिक्षा मिलेगी, भारत में सबको अच्छा इलाज मिलेगा। हमें ये देखना है कि क्या आज उनका सपना पूरा हो रहा है। उनके सपने को पूरा करने के लिए जो भी हम सब मिलकर कर सकते हैं हमें करना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, नफरत नहीं करनी, प्यार और मोहब्बत से। 130 करोड़ लोग, भारत के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत मेहनती हैं। नेताओं ने और पार्टियों ने सब बेड़ा गर्क कर रखा है। अगर हम 130 करोड़ लोग मिलके एक साथ काम करें तो भगत सिंह के सपनों का बहुत अच्छी बात है। जनतंत्र है, जनतंत्र के अंदर तो लगता है ऐसे सबको अधिकार है। मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा है अरविंद केजरीवाल हटाओ दिल्ली बचाओ। लगाएं, आपको इसका मतलब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आया कि कल उसने बेचारे एक प्रिंटर को पकड़ लिया, 6 गरीब पोस्टर चिपकाने वाले थे उनको अरेस्ट कर लिया। क्या है ये? अच्छी बात नहीं है। इस तरह से ये दिखाता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों हैं। एक छोटे से 4 लोग अगर पोस्टर चिपका देते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ, क्या फर्क पड़ गया? लगा लेंगे। इसमें मतलब मोदी जी अगर एक प्रिंटर और 6 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ रहे हैं, इतने महान देश का इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री 4 पोस्टर चिपकाने वालों के साथ भिड़ेगा तो और बात उत्तराखंड की, यहाँ पर राजधानी देहरादून में राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने पहले पूजा की, इसके बाद कन्या पूजन करके उन्हें टीका लगाकर उनको प्रसाद दिया। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की जनता का धन्यवाद किया और कहा कि उत्तराखंड की जनता ने पहली बार किसी दल को लगातार 2 बार सेवा का मौका दिया। उत्तराखंड की जनता को पता है कि इस राज्य का विकास कौन सी पार्टी और कौन सा नेतृत्व कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, जिसे पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज का दिन कई अर्थों में विशेष है। आज के दिन ही उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुए थे, जो एक विजन देश की जनता और उत्तराखंड की जनता के समक्ष उन्होंने रखा था और जिन आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम उनके मत के लिए, उनके समर्थन के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए गए थे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने आज के दिन ही एक नई सरकार को चुनने का काम किया था, एक मिथक तोड़ने का काम किया था, एक नया इतिहास बनाने का काम किया था। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को सादर नमन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें काम करने का अवसर प्रदान किया, उन्होंने राज्य के विकास में अपना योगदान देने का काम किया। भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद के कारण आज उत्तराखंड उत्कृष्ट उत्तराखंड की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व हमारे सम्मानित मतदाताओं ने हमको ये विजय तिलक लगाया था, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड की राजनीति में पहला अवसर था जब जनता जनार्दन ने किसी भी दल को दोबारा लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार मौका दिया। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं,
मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता बुद्धिमान है और वो भली भांति जानती है कि इस प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, इस प्रदेश को आगे कौन ले जा सकता है, इस प्रदेश को हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में कौन सी पार्टी और कौन सा नेतृत्व आगे ले जा सकता है उन्होंने, और कौन वंचितों को आगे लग सकता है, कौन, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी कह रहे थे, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक कौन शासन को ले जा सकता है, कौन सुविधाओं को ले जा सकता है और कौन इन परिकल्पनाओं को, अंत्योदय की जो परिकल्पना है उसको कौन साकार कर सकता है। जनता ने सत्य को चुना और हर कसौटी पर परख कर हमें एक बार पुनः सेवा करने का अवसर प्रदान किया। 1 साल पहले जो ये जीत मिली थी, ये जीत हमारी जीत नहीं थी, ये हमारे प्रदेश की जनता की जीत थी। एक एक जन गण मन और उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों की जीत थी, उनके सपनों की जीत थी। बीते 1 साल में हमारी सरकार ने केवल एक माध्यम, जो उत्तराखंड की विकास की नई कहानी लिखने का काम आगे बढ़ाया और इस काम को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने स्वयं देखा और परखा है। हमने ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की पवित्र भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमने अगले 10 सालों का जो रोड मैप है वह भी आगे बढ़ाने का काम किया है। और किसी भी सरकार के लिए, जैसा अभी सुबोध जी कह रहे थे कि 1 साल का कालखंड मूल्यांकन के लिए बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है, फिर भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 वर्ष में उत्तराखंड के नए संकल्प के साथ हमने कई पहल करने का भी काम शुरू किया है, अनेकों नए प्रयासों को भी प्रारंभ किया है। इसको व्यापक रूप देने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए मसूरी में हमने चिंतन शिविर आयोजित किया था 3 दिन का। उसमें व्यापक रूप से चर्चा हुई थी, एक खाका तैयार किया गया है, उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस 1 साल के दौरान हमने जनता से किए गए अनेकों जो हमारे वायदे हैं, उन वायदों को भी धरातल पर उतारने का काम किया है। और अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं, जिन्होंने लखनऊ में लोक सेवा आयोग की तरफ से अलग अलग विभागों के नव चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया और साथ ही ई अधियाचन पोर्टल कार्यक्रम में शिरकत भी की। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी ने वहां मौजूद नवचयनित अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पिछले 6 सालों में 5.5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। साथ ही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 अभ्यर्थियों का चयन भी हुआ है। प्रदेश में एक तरफ जहां शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी नौजवानों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में लोग आने से कतराते थे, हर दूसरे दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद से प्रदेश में पिछले 6 सालों से कोई दंगा नहीं हुआ। अब यूपी की कानून व्यवस्था को एक नजीर के रूप में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। आज इनके सामने पहचान को छुपाने की आवश्यकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर भी उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना है, और उत्तर प्रदेश के बाहर भी वे देश और दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे, अब अपने राज्य के बारे में बताने में
अपने देश के बारे में बताने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है, बल्कि गौरव की अनुभूति होती है। इस शासन की कार्य पद्धति में जितनी पारदर्शिता आएगी, उस पारदर्शिता को उस राज्य के परसेप्शन में बदलने में फिर देर नहीं लगती है। और उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, ये वही प्रदेश था जहां विकास के बारे में कोई सोच नहीं थी, जहां पर विकास के कार्य में माफिया हावी होते थे, जहां पर प्रशासन के ट्रांसफर पोस्टिंग इस प्रकार से होती थी जैसे कोई ताश के पत्ते फेंट रहे हों। अभी वह व्यक्ति अपनी नियुक्ति स्थल पर गया ही नहीं, तब तक दूसरा पत्र भी पहुंच जाता था फिर वापस आने के लिए। और किस प्रकार से बेईमानी और भ्रष्टाचार का दिमाग पूरी व्यवस्था पे लग चुका था। लोग ये मान चुके थे कि उत्तर प्रदेश सुधरेगा नहीं, लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो अकेले पिछड़े नहीं हैं, वो कुंठित मानसिकता से राजनीति कर रहे हैं। उनका बस चले तो वो मुझे सभी पदों से हटवा दें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरे खिलाफ किसी भी हद तक जा सकते हैं, हालांकि मैं हर किसी का सम्मान करता हूं। वहीं 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तैयार हो रहे तीसरे फ्रंट पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे कांग्रेस कोई भी फ्रंट बनाए या केजरीवाल, 2024 में जनता एक बार फिर से मोदी को चुनेगी। और श्री अखिलेश यादव जी और कुछ और ऐसे लोग हैं जो केशव प्रसाद मौर्य जैसे किसी को जिनको बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जब उनकी मतलब जहर कितना भरा हुआ है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं कभी भी अखिलेश यादव जी को श्री अखिलेश यादव जी के अलावा कुछ नहीं कहा हूं और किसी भी दल के किसी नेता के बारे में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जब उनको कहीं पर भी प्रेस होती है, कोई मंच होता है, सदन होता है, तो वो गाली गलौज की मर्यादाएं जो होती हैं उसको भी पार करके आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, जितने फ्रंट खोलना हो, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के भाजपा विरोधी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र विरोधी नेता और दल, वह सारे के सारे लोग फ्रंट खोल लें, लेकिन देश की जनता की नज़र में एक फ्रंट है, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट है। उत्तर प्रदेश से 80, देश में 400 पार, फिर 2024 में भाजपा की देश के इतिहास की सबसे मजबूत सरकार। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 20.7 के साथ और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर।